मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये कहावत बहुत ही जो है हमारे लाइफ में सटीक बैठता है। अगर आप मन से किसी चीज को अगर सोच लो कि इसमें आपकी हार होने वाली है तो आप निश्चित तौर पे हार जाओगे। लेकिन अगर आप मन में ठान लिए हो कि आप इसमें जीतोगे तो आप जरूर जीतोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे, जहां रोज सुबह 6:30 बजे हम आपके साथ डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन और ऐसे इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं जिससे आपके एग्जाम में सवाल बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन और कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा और जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगती है आप उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर ले, ताकि आपके जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें ये इंफॉर्मेशन आपके लिए शॉर्ट नोट का काम कर सके। तो बिना देर की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कहां किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी इंदौर। जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हाल ही में डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि यह परिसर है कहां? सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु। जी, बेंगलुरु में इस विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इस विश्वविद्यालय का नाम जो है हमारे देश के उस महान व्यक्ति पे रखा गया है जिन्होंने भारत के संविधान को रचना की थी, यानी डॉक्टर B.R. अंबेडकर के नाम पे रखा गया है। जी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने B.R. अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कैंपस में इन्होंने B.R. अंबेडकर जी की एक स्टैचू का भी अनावरण किया है। और साथ ही साथ इसके साथ कर्नाटक राज्य में इन्होंने जो है 150 टेक्नोलॉजी हब्स का भी उद्घाटन किया है। यानी कि कर्नाटक राज्य में कई सारे ऐसे ITI जो है परिसर थे जिनको बदल के अब टेक्नोलॉजी हब्स के रूप में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसका उद्घाटन से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगर हम इस जो है यूनिवर्सिटी के रेसिडेंशियल बेस की बात कर ले तो इसे जो है 2017 में सेटअप किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which is the most valued global brands of India as per Kantar Brands 2022 रिपोर्ट? कंतार ब्रांड 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी इंफोसिस, ऑप्शन सी LIC या ऑप्शन डी TCS। एक रिपोर्ट जो है तैयार की गई है। इस रिपोर्ट का नाम है कंतार ब्रांड्स 2022, यानी ये साल 2022 का रिपोर्ट है। ठीक है, और इसमें जो है भारत के कुछ ऐसे ब्रांड्स को शामिल किया गया है जो वैश्विक ब्रांड के तौर पे काफी चर्चित है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें सबसे पहला जो है स्थान किसे दिया गया है। ठीक है, यानी सबसे मूल्यवान भारत का वैश्विक ब्रांड कौन सा है? चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जी, TCS जो है इस रिपोर्ट में भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड यहां पे बन चुका है। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में जो है TCS के साथ HDFC बैंक, इंफोसिस और LIC ने भी अपना पैर जमाए रखा है। यानी कि भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांडों में अगर हम बात कर ले तो TCS के अलावा HDFC बैंक, इंफोसिस और LIC का भी नाम इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। TCS को इस रिपोर्ट में 46 स्पॉट पे रखा गया है। ठीक है, और अगर हम इनकी जो है एशिया रैंकिंग की बात कर ले तो एशिया पैसिफिक रीजन में TCS को सेकंड स्थान मिला है, यानी सैमसंग के बाद TCS को दूसरा स्थान दिया गया है। और इस रिपोर्ट में
अगर हम ग्लोबल ब्रांड्स की बात कर ले तो सबसे पहला स्थान एप्पल को दिया गया है, जिसकी अगर हम वैल्यूएशन की बात कर ले तो 947 बिलियन डॉलर की इस जो है एप्पल की वैल्यूएशन आकी गई है। ठीक है, और अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात कर ले तो ये वर्ल्ड का जो है फोर्थ बिगेस्ट बैंक है। इसके अगर हम ब्रांड वैल्यू के टर्म में देखें तो ये विश्व का सबसे जो है चौथा बड़ा जो है बिगेस्ट ब्रांड है एचडीएफसी बैंक। जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज्ड अ बुक भारतीय संविधान अनकही कहानी। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए राम बहादुर राय, ऑप्शन बी शमशाद अहमद, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या ऑप्शन डी 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 बसु। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए राम बहादुर राय। जी, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक का नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी। इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा था, तो इस पुस्तक के लेखक है राम बहादुर राय। जी, और अगर हम राम बहादुर राय जी की बात कर ले जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, तो ये हिंदी के जो है काफी सीनियर जर्नलिस्ट माने जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इस बुक की बात करें तो इस बुक में जो है भारत के जो है इंडिपेंडेंस के हिस्ट्री के साथ साथ हमारे देश के संविधान की रचना कैसे हुई थी और उनमें क्या क्या जो है महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, उसकी एक अनटोल्ड स्टोरी के रूप में इस बुक में इन्होंने अपनी जो है राय रखी है और इन्होंने अपने शब्द को भी इस बुक में रचना किया है। ठीक है, इस बुक के आने के बाद से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि इस बुक के पढ़ने के बाद लोगों का संविधान के प्रति काफी नजरिया बदल सकता है। संविधान के प्रति उनकी जो देखने की जो नजरिया है उनमें काफी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन सिलेक्टेड टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026? फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी के लिए कितने देशों का चयन किया गया है? बात हो रही है फीफा विश्व कप 2026। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़कर समझकर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। यहां बात हो रही है फीफा विश्व कप 2026 की, ना कि फीफा विश्व कप 2022 की। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी के लिए कितने देशों का चयन किया गया है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी 3। जी, ये पहली बार हुआ है जब फीफा विश्व कप की मेजबानी के लिए 3 देशों का चयन किया गया है और वो 3 देश है यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको। यानी कि 2026 में फीफा की जो विश्व कप होने वाली है वो इन तीनों देशों में खेले जाएंगे। तीनों देशों में 16 शहरों को जो है होस्ट सिटीज रखा गया है, जिनमें यूएस के 11 सिटीज है, कनाडा का 2 सिटीज है और मेक्सिको के 3 सिटीज शामिल है। ये तो बात हो रही थी फीफा विश्व कप 2026 की। अब इस साल जो फीफा विश्व कप 2022 जो होने वाले हैं वो कहां होने वाले हैं? तो वो कतर में होने वाले हैं। और कब से कब तक? तो 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक ये विश्व कप का आयोजन होना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as India's permanent representative to the United Nations in New York? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए टीएस तिरुमूर्ति, ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज, ऑप्शन सी विक्रम मिश्री या ऑप्शन डी पार्थ सतपथी। और ये सारे के सारे ऑप्शन जो है अपने आप में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन को जो है अपने अंदर जो है समेटे हुआ है। तो दोस्तों कभी भी अगर आप एमसीक्यूज के फॉर्म में अगर किसी भी सवाल को सॉल्व कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो कोशिश करना कि जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उसे भी आप एक बार रिमाइंड करने की जरूर कोशिश करना।
जैसे यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक तो इसका जवाब है इस क्वेश्चन नंबर 5 का, लेकिन बाकी के जो भी ऑप्शन है उनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उससे भी सवाल आपके एग्जाम में बनने की संभावना है, तो इन नामों को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए इन चारों ऑप्शन के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये चारों जो है ये कहां पे भारत के प्रतिनिधि के रूप में जो है ये नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले सही जवाब देखते हैं इस क्वेश्चन का। सही जवाब है ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज। जी, रुचिरा कंबोज जी को अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। जी, ये है रुचिरा कंबोज जी, जिन्हें अभी हाल ही में यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में नियुक्त किया गया है। जी, अगर हम इनकी बात कर ले तो अभी ये प्रेजेंटली जो है ये बांग्लादेश में भारत की जो है एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रही हैं, और ये एक सीनियर डिप्लोमेट भी है जिन्हें अभी जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स यूएन के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो है टी.एस. त्रिमूर्ति जी की स्थान लेंगे। ठीक है, यानी इस पद पे जब इनकी नियुक्ति की गई है, इससे पहले जो है इस पद पर टी.एस. त्रिमूर्ति जी बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which has been declared as the 36th state to implement the One Nation One Ration Card scheme? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य किसे घोषित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट ये स्कीम भी है। चलिए सबसे पहले ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी असम। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी असम। जी, असम में अभी हाल ही में जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया गया है, और इस योजना को लागू करते ही असम जो है भारत का 36वां राज्य बन गया है जहां पे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया गया है। और इस योजना को असम में लागू करने के साथ ही अब जो है पूरे स्टेट में यानी कि 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान को इंप्लीमेंट कर लिया गया है। ठीक है, और अगर हम इस प्लान की इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप देखते होंगे कि जब आप गांव में रहते होंगे तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जो है अनाज और फूड ग्रेन्स वगैरह और भी बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह जो है सब्सिडी के रूप में आपको दिए जाते हैं। लेकिन होता क्या था कि जब आपके पास जहाँ के राशन कार्ड होते थे, जो एड्रेस के राशन कार्ड होते थे, आप उसी जगह पे जाकर उस फूड ग्रेन्स यानी कि इन राशन को लाभ उठा सकते थे। लेकिन ये जो योजना लाई गई है वन नेशन वन राशन कार्ड का, इसका मतलब यही है कि अब आप जो है इस राशन कार्ड के जो है मदद से आप देश में कहीं पर भी आप गवर्नमेंट की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। इस मोबाइल ऐप का नाम है मेरा राशन। और अभी तो 36वां जो है राज्य बना है असम इस योजना को लागू करने वाला। इससे पहले यानी कि 35th स्टेट जहां पे ये योजना को लागू किया गया था वो था छत्तीसगढ़। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को जरूर नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड द सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी? निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर के किस शहर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अनंतनाग, ऑप्शन बी बारामूला, ऑप्शन सी उधमपुर या ऑप्शन डी कटरा। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी उधमपुर। जी, जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर में अभी हाल ही में हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, यानी सिस्मोग्राफिक ऑब्जर्वेटरी का। और जम्मू कश्मीर में ये थर्ड ऑब्जर्वेटरी है। इससे पहले श्रीनगर और जम्मू में इस सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी का जो है वो शुरुआत किया जा चुका है। अब अगर हम बात कर ले तो इसकी जो सेटअप की गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा की गई है।
उद्घाटन तो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, लेकिन इसकी जो पूरी सेटअप की गई है वहां पे वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ और साइंस के द्वारा किया गया है। और इसमें जो लागत आई है वो 20 लाख रुपीस की लागत आई है। अगर हम पूरे देश में बात कर ले कि कितने जो है टोटल सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है मौजूद है, तो नंबर है 115। अगर हम सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी की बात कर ले तो ये जो है अर्थक्वेक आने के टाइम को एक्यूरेट प्रिडिक्ट करते हैं, यानी अर्थक्वेक आने से पहले ये जो है कुछ समय पहले ये कुछ डेटा को कलेक्ट करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि अर्थक्वेक कितने समय में और कितनी मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आने वाला है। इस सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी के जो है मदद से ये सारे इंफॉर्मेशन वहां पे ऑब्जर्व किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who had become the first women president of Federation of International Cricketers Association (FICA)? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एलिसे पेरी, ऑप्शन बी लिसा स्टालेकर, ऑप्शन सी सोफी डिवाइन या ऑप्शन डी अंजुम चोपड़ा। सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी लिसा स्टालेकर। जी, अभी हाल ही में फीका की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में लिसा स्टालेकर को नियुक्त किया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मर क्रिकेटर हैं और इस पोस्ट को जो है होल्ड करने वाली ये पहली वुमेन भी है। ठीक है, ये किनका जगह लेंगी? तो ये विक्रम सोलंकी जी का स्थान लेंगी, जो इंग्लैंड के फॉर्मर जो है ये बैट्समैन थे, यानी कि बैटर थे और इस जो है फीका के अध्यक्ष के पद पे ये बने हुए थे। अब इनकी जगह लिजा स्थेलकर लेंगी। ठीक है, अगर हम इनकी जो है बात कर ले कि इस पोजीशन को जो है होल्ड करने वाले लिजा स्थेलकर के अलावा और कौन-कौन लोग हुए हैं, तो लिजा स्थेलकर जो है अब उन लोगों के नाम में इनका नाम शामिल हो गया है जिसने फीका के जो है प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया हुआ है, जैसे बैरी रिचर्ड्स, जिमी एडम्स और विक्रम सोलंकी। इन्होंने फीका के प्रेसिडेंट के रूप में जो है कार्य किया हुआ था। अब जो है अभी हाल ही में फीका के प्रेसिडेंट के रूप में लिजा स्थेलकर को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। द टाइम इज नाउ is the theme of which of the following important days celebrated recently? The time is now हाल ही में मनाए गए निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण दिवस का विषय है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंटरनेशनल योगा डे 2022 यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022, ऑप्शन बी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022 यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022, ऑप्शन सी वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2022 यानी कि विश्व वर्षा वन दिवस 2022 और ऑप्शन डी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2022 यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस 2022। एक जो है यहाँ पे थीम दिया हुआ है, द टाइम इज नाउ। यह जो थीम है यह इनमें से किस जो है इंपॉर्टेंट डेज का थीम है? चलिए सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2022, विश्व वर्षा वन दिवस 2022 की ये थीम है। ठीक है, हर साल 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है और इस साल भी 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया गया है। इसको मनाने के पीछे का कारण यही है कि दुनिया में जितने भी रेन फॉरेस्ट है उनको प्रमोट करना और साथ ही साथ उन्हें ऑनर भी करना। जी, रेन फॉरेस्ट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के पॉल्यूटेड एयर को ये जो है फ्रेश एयर में कन्वर्ट करते हैं, साथ ही साथ ये फ्रेश वाटर भी जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो पहली बार जो है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे कब मनाया गया था? तो वो तारीख था 22 जून 2017, यानी पहली बार 2017 को 22 जून 2017 को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया गया था। और अगर हम दुनिया के सबसे बड़े जो है रेन फॉरेस्ट की बात कर ले तो वो है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। जी, ये दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट और साथ ही साथ वेल नोन रेन फॉरेस्ट भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल।
Which Indian armed force has recently inducted the indigenously built advanced light helicopter ALH Mk3 into its fleet? किस भारतीय सशस्त्र बल ने हाल ही में स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 को अपने बेड़े में शामिल किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन बी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ऑप्शन सी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और ऑप्शन डी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स यानी कि भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा अभी हाल ही में अपने बेड़े में हमारे देश में बनी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 को शामिल किया गया है। और ये जो हेलीकॉप्टर शामिल किया गया है ये भारत देश के ईस्ट रीजन वाले कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है और ये कोस्ट गार्ड की 840 स्क्वाड्रन के द्वारा जो है इसे अपने बेड़े में शामिल किया गया है। और इस 840 स्क्वाड्रन के बेड़े में शामिल होने वाला ये पहला ऐसा घरेलू निर्मित जो है हेलीकॉप्टर है जिसे इस बेड़े में शामिल किया गया है। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो है भारत में बनी हुई ये भारत में निर्मित हेलीकॉप्टर है। और इस हेलीकॉप्टर की खासियत की अगर बात कर ले तो इसमें जो है 2 शक्ति इंजन लगाए गए हुए हैं और ये हेलीकॉप्टर आम हेलीकॉप्टर की तुलना में देखें तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे जो है इक्विपमेंट्स शामिल किए गए हैं जो आम हेलीकॉप्टरों में, डिफेंस के हेलीकॉप्टरों में नहीं होते हैं। जैसे कि सर्विलेंस रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड शामिल किए गए हैं, मैजिकल अर्जेंट केयर यूनिट शामिल किए गए हैं, हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट भी शामिल किए गए हैं, इंफ्रारेड सप्रेसर भी इसमें शामिल किए गए हैं, हेवी मशीन गन इसमें शामिल किए गए हैं और ग्लास कॉकपिट इसमें शामिल किए गए हैं। इसीलिए ये हेलीकॉप्टर अपने आप में एक जो है हमारे देश के जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके लिए काफी ज्यादा जो है ये मददगार साबित होगा। तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs और उनसे रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आप और भी जो है डिटेल करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो आप जो है किसी भी फॉर्म में पढ़ना चाहें, चाहे वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ना चाहें या वीकली के फॉर्म में पढ़ना चाहें या डिटेल करंट अफेयर्स के फॉर्म में आप पढ़ना चाहें, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे ये सारे तो सारे अवेलेबल होते ही हैं, साथ ही साथ वहां पे आप अपने परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए क्विज भी लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं और अपने जीके को और जो है मजबूत करने के लिए वहां पे स्टैटिक जीके के भी सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। आप वहां से भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम या ट्विटर है, तो हम वहां भी अवेलेबल है। आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं उन्हें भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है पास की जो बेल बटन है उसे भी एक बार प्रेस कर ले ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।